ठीक है, चलो फिर। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रोनाउन का सबसे पहला काइंड, जो कि था आपका पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, कौन सा था? कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हम लोगों ने देखा था सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में भी हमने देखा था। ढेर सारा चीज हम लोगों ने कल पढ़ा था, कवर कर लिया था। आज हम लोग प्रोनाउन का सेकेंड काइंड हम लोग देखने के लिए जाएंगे। ठीक है, और इसी में हम लोग का क्लास जो है आज का थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन जो है, कल हम लोगों ने जान लिया था ही, सी, इट, दे, वी, यू, है ना, ये सब है। हिम, हर, अस, इट, ये जो भी है ये सब के सब आपके पर्सनल प्रोनाउन में जाते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा चेक करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। रिलेटिव से ही हमको पता लगता है कि ये क्या बात करता है, ये रिलेशन के बारे में बात करता है। रिलेटिव मतलब रिलेशन, मतलब रिश्ता। तो दैट मीन्स ऐसा प्रोनाउन जो कि हमारा क्या करता है, रिश्ता रिश्ता के बारे में बात करता है, हमारा आपका। ठीक है, तो डेफिनेशन चेक करते हैं कि इनका क्या डेफिनेशन है सबसे पहले, और उसी को हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। भारत इज वेटिंग। चलो अब नहीं ये करना भाई। ठीक है, अ प्रोनाउन, अ प्रोनाउन, होल्ड ऑन, अ प्रोनाउन विच शोज, अ प्रोनाउन विच शोज a relation or give more information about noun is called relative pronoun। ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन तो आपको पता ही क्या करता है, विच सोर्स। विच सोर्स मतलब क्या, रिलेशन को दिखाता है। ठीक है, सेंटेंस में एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन को दिखाता है। साथ ही अगर अप्रोप्रिएट आंसर इनका चाहिए तो ये हमको क्या करता है, गिव मोर इन्फॉर्मेशन। सबसे बढ़िया ये वाला है। ठीक है, हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हमें मोर इन्फॉर्मेशन देता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ करके इन्फॉर्मेशन हमें क्या करता है, प्रदान करता है, और रिलेशन के बारे में बात करता है। सिंपल, या तो आप ये समझ लो कि रिलेशन के बारे में बात करता है, या तो फिर आप ये समझ लो कि ये हमें क्या करता है, मोर इन्फॉर्मेशन को देता है। किन के बारे में? वो भी नाउन के बारे में, दैट मीन सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में। जब ये हमें क्या करता है, मोर इन्फॉर्मेशन देता है, वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। चलिए इसको और देखते हैं, कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन में आते हैं। कुछ ही वर्ड है, कल ही आपको आपको हमने बताए थे। सबसे पहला है आपका हु। हु मतलब क्या आता है, कौन। अगर हम क्वेश्चन वर्ड के तरीके से अगर हम देखेंगे इनको, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के तरीके से, तो ये क्या हो गया, कौन। एक क्वेश्चन वर्ड बन गया आपका, है ना। हु इज राम, हु इज रमेश, हु इज मोहन, है ना। ये पर्सन के लिए क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। लेकिन ये रिलेशन कैसे बनाता है, ठीक है, ये हम लोग जल्दी ही इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखने पाएंगे। जिनका भी दोस्त वेट कर रहा है उनको जा करके मैसेज करो कि अब किसी का एक्सेप्ट नहीं होगा, अपने आप को रेडी और तैयार पहले से करना है। नेक्स्ट है आपका हु, एक वर्ड हो गया। नेक्स्ट है आपका हुम, है ना। हुम, हु हो गया, हुम हो गया। जनरली इसमें आपको 3 से 4 ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, रिलेटिव वर्ड की अगर बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हो, तो सबसे पहला हो तो हो गया हु। ये क्वेश्चन वर्ड्स में नहीं आती है, ध्यान में रखिएगा। ये एज ए सेंटेंस इस्तेमाल होते हैं। जब कभी क्वेश्चन वर्ड एज ए सेंटेंस इस्तेमाल हो तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन में हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं या बोल सकते हैं उसे। तो पहला दूसरा, पहला हो गया हु और दूसरा हो गया हुम। कई बार क्या होता है ना कि हुम को रिप्लेस कर सकते हैं हु से। दैट मीन्स जहां भी हुम लगा होगा, हम उस जगह में हुम को हटा करके हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम लोग डिटेल में जब पढ़ने जाएंगे तो इसके बारे में भी सीखेंगे। थर्ड वर्ड देखेंगे, थर्ड है आपका हुज, है ना। हुज मतलब अगर हिंदी में बात करेंगे तो हुज, तो इट्स टॉक अबाउट किसका, है ना, किसका। हुज किसका, इट्स अ क्वेश्चन वर्ड। इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस, देन दिस वर्ड, देन इट सेज दैट इट टॉक्स अबाउट अ क्वेश्चन वर्ड, जिसका मतलब होता है कि किसका,
है ना, पोसेशन के बारे में बात करता है। जब कभी भी हम किसी वस्तु के मालिक के बारे में बात करते हैं, मालिकाना हक के बारे में बात करते हैं, तो पोसेशन है। तो ज्यादातर ये क्या करता है, पोसेशन के बारे में ही बात करता है। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे, इसके बाद है विच। विच जनरली हम लोग उतना ज्यादा इस्तेमाल तो करते नहीं है। ये तीन हमारे पास जो है ये जनरली ये है, हु हो गया, होम हो गया और हुज हो गया। इधर वाला जो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा ये इतना ज्यादा मतलब आपके रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल नहीं होते हैं, ठीक है। और दो ऐसे भी हैं जो आपको यहाँ दिखाएंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन में इस्तेमाल नहीं होते, बोले नहीं जाते हैं, लेकिन यूज होते हैं उसके आधार से ही, ठीक है। उसके आधार से क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो खैर इन दोनों को तो देख लेंगे। जनरली आप ये चीज को समझ सकते हैं कि हु, हुम और हुज, यही तीन हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। मतलब रिलेशन के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे तो, वरना हमारे पास इतने सारे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब के सब आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बीच के बाद वाला का दैट। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब सेम जैसा आपका हु के जगह पे आप क्या बोलते हो, हुम के जगह पे आप हु का इस्तेमाल कर सकते हो, हु के जगह पे हूँ। ये विच और दैट भी कुछ इसी प्रकार के हैं, बट जनरली थोड़ा सा इसमें मीनिंग का चेंजेस होता है कि हम कहाँ पर दैट लगाए और कहाँ पर हम विच लगाए, ठीक है। ये 5 हो गए जनरली। अगर आप बोलोगे तो हमारे पास 5 ऐसे वर्ड हैं जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन में रखते हैं, और इसी के इर्द गिर्द हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, घूमते फिरते रहता है। ज्यादा गहरे में सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या, रिलेशन के बारे में बात करता है। जल्दी ही इसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन दो एक ऐसा भी वर्ड है जो क्या है, यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा, ठीक है, लेकिन हम उसे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहते हैं। जैसे सबसे पहला है वेयर, ठीक है। वेयर ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन यहाँ पर एज ए क्वेश्चन वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ ही नहीं रहे, यहाँ पर रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हो गया आपका व्हेन। दैट मीन्स हमारे पास दो ऐसे वर्ड हैं जो कि रिलेटिव प्रोनाउन के जैसा इस्तेमाल होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। ये आपको हमने एज सीख के जैसा बताने का काम किया है, ताकि आपको ये भी सीखने को मिलता रहे। ठीक है, क्लियर है? जिनका माइक ऑन है बताओ क्लियर है या नहीं? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए इसको तो फिर हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। इन पांचों को हम लोग डिटेल पढ़ेंगे साथ में। लास्ट में ये दो जो है वेयर एंड व्हेन, इसको भी हम लोग देख लेंगे लास्ट में, ठीक है। जल्दी से हम लोग कवर कर लेते हैं इनको भी। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हु क्या कहता है, ये रेफर करता है पीपल को, ठीक है, पीपल को, और वो भी कैसे, एज ए सब्जेक्ट के तौर पे। दैट मीन्स हम अब इस हु को एज ए सब्जेक्ट जैसा हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स सब्जेक्ट हो या ना हो, हम इसके साथ भी हम अच्छा खासा सेंटेंस क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्लॉज या फ्रेज, ये एक इनकम्प्लीट क्या बोलेंगे इसको, सेंटेंस बोलेंगे। फ्रेज हो या क्लॉज, ये बात को ध्यान में रखना। लेकिन फ्रेज और क्लॉज में से कुछ ऐसे हैं जो कि आपके सेंटेंस को थोड़ा मीनिंगफुल बनाता है, और एक है जो आपको मीनिंगफुल नहीं बनाता है। खेल वहां पर हम लोग अंदर में नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान में रखना कि सेंटेंस, अगर आपको क्लॉज से किसी को परेशानी हो रहा है तो कि क्लॉज क्या लिख दिए, ठीक है। तो रेफर्स टू पीपल एंड एक्ट एज सब्जेक्ट, कर्ता के जैसा काम करता है किसमें, सेंटेंस में, ठीक है। बस इतना याद रखना कि वो सेंटेंस उतना पूर्ण नहीं होता, आधा अधूरा जैसा रहेगा कोई सेंटेंस। चलिए इसको हम एग्जांपल के साथ चेक करते हैं। तो सबसे पहला है, चेक करो यहाँ पे, चलो कोई रीड करके सुनाओ क्या है आपके एग्जांपल में। The teacher who inspired me the most is retiring. ठीक है, यहाँ पर एक कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ द टीचर, इसके बाद यूज किया हुआ हु, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हु यूज किया गया है।
इंस्पायर्ड मी द मोस्ट इज रिटायरिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हम उस शिक्षक के बारे में बात कर रहे हैं जिसने आपको काफी ज्यादा क्या किया है, इंस्पायर किया है। वो अब क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूजेस ऑफ हु का इस्तेमाल इस यूजेस ऑफ हु का चेक चेक कीजिएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला द टीचर, अगर हम ग्रामेटिकल के हिसाब से चेक करेंगे तो द टीचर क्या है, आपका सब्जेक्ट है। लेकिन हमें पता है क्या कि हु यहाँ पर किसके जैसा एक्ट कर रहा है, मतलब एज ए सब्जेक्ट के जैसा। दैट मीन्स अगर हम इस चीज को यहाँ द टीचर को छोड़ दिया जाए, टीचर को छोड़ देने के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर हम इस पे फोकस करें, ठीक है, इन दिस वन हु इंस्पायर्ड मी द मोस्ट इट रिटायरिंग, है ना। तो अगर ये सब्जेक्ट ना भी हो तब भी हमको समझ में आता, हम उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है और वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। या फिर अगर हम इस हु को भी काट दे, द टीचर इंस्पायर्ड मी द मोस्ट इज रिटायरिंग, इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। हल्का सा थोड़ा पटपटा सा लगता है, बट हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत से ऐसे सेंटेंस हमारे इंग्लिश ग्रामर में हमारे हिसाब से हमें अटपटा सा लगता है, बट द थिंग इज दैट कि इट्स द करेक्ट थिंग, करेक्ट वे टू यूज ऑल्सो। सो यहाँ पर हम देखने पाए हैं कि हमारा हु जो है एज ए सब्जेक्ट भी क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। किस हिसाब से वो आपको हमने बताया। ठीक है, किसी को यहाँ पर दिक्कत है तो फिर बताओ मेरे को कि यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल हो रहा है। सिंपल सा बात मैंने ये कहा कि टीचर को यहाँ से काट दो, इसके बाद हु से पढ़ो। हु इंस्पायर्ड मी द मोस्ट इज रिटायरिंग। क्या यहाँ पर आपका पूरा मीनिंग या जो कुछ भी आप समझना चाहते हैं वो आपको समझ नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा, क्योंकि यहाँ पर हु जो है किसको रिप्लेस कर रहा है, आपके द टीचर को। और यही चीज तो हमें पता है कि प्रोनाउन क्या करता है, हमारे सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा टीचर ही है और हु भी एज ए टीचर ही है। दैट मीन्स टीचर रहे या ना रहे, हु रहने से भी क्या हो जाता है, हमारा बात क्लियर हो जाता है और सामने वाले व्यक्ति तक हम अपने बातों को व्यक्त कर पाते हैं। क्लियर है हम लोग यहाँ पे? क्लियर है या नहीं? माइक ऑन करो। माइक ऑन वाला कहाँ गायब हो गया? बोलो। सर हाँ, टीचर को हटा दीजिए और उसके बाद हु इंस्पायर्ड मी हाँ, द मोस्ट इज रिटायरिंग। हाँ। मोस्ट का मतलब क्या निकल रहा है? मोस्ट एक अकेला वर्ड, अगर सब वर्ड को पकड़ करके चलोगे तो नहीं होगा। इंग्लिश को कभी भी आप एक वर्ड को लेकर के अगर आप ये करोगे तो नहीं होगा। ऑल टुगेदर यू हैव टू गो विथ इट। हु इंस्पायर्ड मी द मोस्ट इज रिटायरिंग, ये आपको किस प्रकार से इंस्पायर किया, आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया, मोस्ट। हाँ, तो आपके किस प्रकार से इंस्पायर किया, तो एज ए एडवर्ब बोल सकते हैं कि ये जो इंस्पायर करने का जो क्रिया है उसको डिस्क्राइब करता है। तो दैट मीन्स वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं यहाँ पर। तो जनरली हम उतना निकालेंगे नहीं, अगर ऐसे निकालेंगे तो हमारा सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। पर हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, निकल भी गया तो क्या दिक्कत है, हमारा आपका क्वेश्चन है, निकल गया, कुछ भी हो सकता है आपका। द टीचर हु, ठीक है, ये हो गया। इसका बाद इंस्पायर्ड मी द मोस्ट इज रिटायरिंग, सिंपल है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पर हु को हमने क्या क्या इस्तेमाल कर, कई बार हम जनरली हम इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके का वर्ड को। हमें तो लगता है कि ये सिर्फ क्या है, WH वर्ड है, बट हम WH वर्ड को भी हटा करके भी एज ए सेंटेंस भी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से बहुत बार क्या होता है कि जब कभी भी सेंटेंस बोला जाता है और सेंटेंस में हु आ गया तो आपको लगने लगता है अच्छा ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नहीं। द टीचर, जिसने, अब यहाँ पर हु का मतलब क्या हो जाएगा, जिसने। ठीक है ना, बोल सकते नहीं बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हु का मतलब क्या हो जाएगा, जिसने। क्लियर है? आगे बढ़े। सर हाँ, सर यहाँ पे लिखा है कि रेफर एज द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज, हाँ, बट ये तो पूरा सेंटेंस है ना। हाँ,
अब इस चीज को हम हटा देंगे। क्लॉज ये है, इंस्पायर्ड मी द मोस्ट, हु इंस्पायर्ड मी द मोस्ट इज रिटायर, इंस्पायर्ड मी द मोस्ट इज रिटायरिंग, दिस इज द क्लॉज। ऐसा सेंटेंस जो अधूरा हो। इट्स अ क्लॉज। हाँ, इज रिटायरिंग बोलो या इंस्पायर्ड मी द मोस्ट बोलो, ये क्लॉज ही में ही जाएगा, ये दोनों क्लॉज में ही जाएगा। अधूरा सेंटेंस, सेंटेंस समझ लो, जिनको नहीं समझ में आता वो क्लॉज भी नहीं समझ पाएगा, इसी वजह से हम सेंटेंस ही बोल रहे हैं। ये अधूरा सेंटेंस जिसने मुझे इंस्पायर किया बहुत ज्यादा वो रिटायर हो रही है, तो पूरा सेंटेंस हुआ ना। दिस इज नॉट पूरा सेंटेंस, विदाउट सब्जेक्ट यू कैन नॉट से दैट इज ए पूरा सेंटेंस। आपके सेंटेंस में एस होना चाहिए, वी होना चाहिए और ओ होना चाहिए। अगर इसमें से एक भी मिसिंग है, इनकम्प्लीट है, सीधी सी बात है। बहुत सारे जैसे अगर मैं बोलूंगा ओपन द गेट, क्या इसमें सब्जेक्ट है? ओपन द गेट, क्या इसमें सब्जेक्ट है? नहीं है। लेकिन क्या मेरा दरवाजा खुलेगा? नहीं। क्या सामने वाला व्यक्ति को समझ में नहीं आया? आया या नहीं, ये बताओ मेरे को। आया सर। हाँ, तो फिर बट सर हु इज वर्किंग एज अ सब्जेक्ट ना। है? हाँ, हु इज वर्किंग एज सब्जेक्ट ना। यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट वो रोल प्ले करता है। तो इसके लिए तो मैंने बोला कि अगर आप टीचर को काट दो तब भी आपका सेंटेंस इज करेक्ट, बट हम लिखते ऐसे हैं कि हम हु को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। हु कौन? आप ऐसे नहीं बोल सकते, इसको हटा करके, द टीचर को हटा करके आप ये नहीं बोल सकते हु इंस्पायर्ड मी द मोस्ट इज रिटायर्ड। हाँ, बोल सकते हैं, कहने का मतलब है बोलने के लिए आप बोल सकते हैं, बट आप लिखने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा लिखने के दौरान कि हु किसको डिनोट किया जा रहा है ना, द टीचर हु इंस्पायर्ड मी। तो आप टीचर के बारे में बात कर रहे हैं। ये वाला है। और कुछ नथिंग। सेंटेंस एक बार वापस से रिव्यू कर लेना, ठीक। सेंटेंस, सिर्फ सेंटेंस पढ़ लो, सेंटेंस, ठीक है, कौन कौन सा सेंटेंस है, किस प्रकार का है, वो आपको मिलेगा। क्लॉज भी एक सेंटेंस है, फ्रेज भी एक सेंटेंस है, इनकम्प्लीट भी हो तब भी एक सेंटेंस है। उसके प्रकार होते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, और क्या हो गया आपका इसको कमांड वाला को क्या बोलेंगे, असर्टिव, है ना। इस तरीके का ये सब सेंटेंस होते हैं। तो हालांकि सब्जेक्ट हो वहां पे या ना हो, पर फिर भी वो क्या कहलाएगा, आपका सेंटेंस ही कहलाएगा। तो उस तौर से हम लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर है उसी प्रकार का। तो क्लॉज इसीलिए हमने लिखा है कि जो लोग को ज्यादा समझ में आता है वो और बेहतर तरीके से समझ पाए। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। हाँ, बाकी सबको भी अगर कुछ लगता है तो पूछ सकते हैं ताकि क्लियर हो जाए। लैब क्लास का मतलब यही होता है, ऐसा नहीं है कि हमको खत्म करना है जल्दी से तो हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, नहीं आएगा तो फिर नेक्स्ट है हम लोग का होम। होम अगर क्वेश्चन वर्ड में देखेंगे तो होम का मतलब क्या होता है? होम मतलब क्या होगा जी? होम किसको, है ना, किसको, किसको। ये है हमारा हिंदी, हिंदी वाला। होम मतलब किसको, आपने किसको दिया, whom did you give, है ना, ये हो गया। चलिए इसका हम लोग ये देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है ये। इट सेज रेफर टू द पीपल, एक्ट एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ ए क्लोज। वापस से जहां हमने हु देखा तो वह एज ए क्या यूज हो रहा था, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन हम लोग का जो हुम है हमारे सेंटेंस में वो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा और वो रेफर करेगा व्यक्ति को ही, कोई नॉन लिविंग थिंग्स को वो नहीं रेफर करेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये रेफर लोग को ही करेगा, ह्यूमन बीइंग को ही करेगा, और ये एक्ट करेगा एज ए ऑब्जेक्ट के जैसा आपके सेंटेंस में। एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल ऑफ द स्टूडेंट whom I helped yesterday thanked me। ठीक है, यहाँ पर whom का इस्तेमाल अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको एज ए सब्जेक्ट के बाद ही वहां पर देखने को मिलेगा, और who भी अगर आप देखोगे तो who भी आपको एज ए सब्जेक्ट के बाद ही देखने को मिलेगा।
तो जहां पर हमारा हु इस्तेमाल हो रहा है वहीं पे हुम इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर एज ए ऑब्जेक्ट हुम क्यों इस्तेमाल हो रहा है और हुम एज ए सब्जेक्ट क्यों इस्तेमाल हो रहा है? जवाब है कि नहीं के पास तो बताओ। इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किन्हीं को याद है? मैं क्लास में पढ़ाया करता था कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। अच्छा, हेल्प कौन कर रहा है ये पहले बताओ, तब शायद समझ में आ जाए। हेल्प कौन कर रहा है? स्टूडेंट। और स्टूडेंट कौन है यहाँ पर? सब्जेक्ट। स्टूडेंट यहाँ पे क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट ने किसको हेल्प किया? आपके हुम को, है ना? किसको किसको हेल्प किया? हुम को। हुम को कहाँ से स्टूडेंट कहाँ ये किया है? वो तो स्टूडेंट को हेल्प किया ना, वो हाँ, आई को क्या किया इन्होंने? आई हेल्प्ड। ये आई ने क्या किया है? हेल्प किया है किनको? स्टूडेंट को, है ना? अब बताओ, हम लोग का जो सेंटेंस था ये वाला द टीचर हु इंस्पायर्ड मी द मोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हु भी उसी जगह पे है जहां पर आपका हुम है कि नहीं है? यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट, वहीं पे हु और वहीं पे हुम भी है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों है कि जहां पर हु का हमने इस्तेमाल देखा वहां पर वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, जबकि हुम अगर हम देख रहे हैं तो ये एज ए ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। वजह बताओ। मेरे पास जवाब है, मैं सोचने के लिए तुम लोग को बोल रहा हूँ, मैं तो बोलोगे कि सर जो है इसे पूछ लेते हैं। जवाब है कि नहीं के पास तो बताओ। माइक ऑन करो और बोलो। सेंटेंस में हाँ बोलो। फर्स्ट सेंटेंस जो था रिलेटिव का, हाँ, उसमें स्टूडेंट एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। हे भगवान, ये वाला तुम बात कर रहे हो ना, यहाँ पे टीचर है, तुम स्टूडेंट कहाँ बोल रहा? टीचर मतलब वहाँ पे, हम्म हम्म और यहाँ पे मतलब सर होम के जगह पे मतलब वो सब्जेक्ट का काम कर। मेरे सलील बता, कहाँ गायब हुए? माइक ऑफ हो जाता है तो पूछते बात। सलील आई सब्जेक्ट है। डिफरेंस क्यों हुआ जबकि एक ही जगह पे दोनों है? जहां पर हु यूज हो रहा है ना वहीं पे हुम भी यूज हो रहा है। यहाँ पर हु तुम्हारा एज ए सब्जेक्ट कहला रहा है और यहाँ पर हुम एज ए ऑब्जेक्ट कहला रहा है। क्यों? वहाँ पे हु के जस्ट बाद वर्ब आया, यहाँ पे हु के बाद फिर से आया है। ये खतरनाक जवाब देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई जवाब दे रहा? कहाँ से? क्या? यस है। हाँ बोलो। तो वहाँ हु है वो टीचर को डिनोट कर रहा है, टीचर सब्जेक्ट है। ओके, ठीक है। वो यहाँ पे यहाँ स्टूडेंट सब्जेक्ट है और स्टूडेंट को होम डिनोट नहीं कर रहा, होम डिनोट कर रहा है आई यानी कि सर टीचर को ना, यहाँ पर हु स्टूडेंट को ही डिनोट कर रहा है। हाँ, हुम स्टूडेंट को ही डिनोट कर रहा है। बाबा रे, लॉजिकल थिंक करना पड़ेगा। इट विल नॉट वर्क लाइक दैट। मैं बताऊं या कोशिश कर रहे हैं कोई और? कोशिश कर रहे सर। वापस से सुनो, यहाँ पर हु एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ध्यान देना है। वही है, सेम ही प्लेस है। यहाँ भी हुम इस्तेमाल हो रहा लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों है कि सेम ही जगह है दोनों जन, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में इन दोनों में डिफरेंसेस हो रहा है कि एक को एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है और एक को एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों?
याद है? मैं आपको बता देता हूँ, चलो, कि whom जो है, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ वापस से। ठीक है, यहाँ पर whom किसको डिनोट कर रहा है? स्टूडेंट को। यहाँ भी who किसको डिनोट कर रहा है? किसको? टीचर को। अब याद करो, जब मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया था, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्रिया करता है, वर्ब करता है, क्रिया करता है। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है कि क्रिया जिसके द्वारा किया जाता है या जिस पर क्रिया गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पर आई ने हेल्प करने का काम किया। किसको हेल्प किया? स्टूडेंट को। और स्टूडेंट ही को डिनोट किया जा रहा है हु। तो वो तो जिस पर क्रिया गिरती है वो ऑब्जेक्ट है। तो क्रिया किस पे गिर रही है? हुम पे, क्योंकि स्टूडेंट इज इक्वल टू हुम, क्योंकि हुम कौन है? स्टूडेंट है। तो दैट्स व्हाई हुम इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट हियर। तो इसलिए जब कभी भी हुम के साथ ये बनाओ, सेंटेंस बनाओ, तो ये ध्यान में रखना कि आपका जो क्रिया है वो आपके किसी दूसरे सब्जेक्ट पे पढ़नी चाहिए। दैट मीन्स दूसरे नाउन पे क्या होनी चाहिए? पढ़नी चाहिए। ये प्रोनाउन है, यहाँ कोई नाम हो सकता है। राम हेल्प्ड यस्टरडे, द स्टूडेंट हुम राम हेल्प्ड यस्टरडे थैंक्ड हिम, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये एक नाउन हो जाएगा, इधर भी एक नाउन हो जाएगा। तो लेकिन ये नाउन क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, आई हेल्प्ड। तो हेल्प्ड किनको? स्टूडेंट को। और स्टूडेंट ही ये क्या है आपका? हुम है। अब क्लियर हुआ या नहीं? अगर नहीं तो ये वाला भी देख लो, ये वाला भी देख लो। यहाँ पर कौन हो रहा है कि हु इंस्पायर्ड। यहाँ पर हु क्रिया करने वाला है। क्या करने वाला है? क्रिया, दैट मीन्स वर्ब। इंस्पायर्ड क्या है आपका? वर्ब है। और ये वर्ब कौन कर रहा है? हु कर रहा है। हु इज इक्वल टू टीचर, दैट मीन्स टीचर क्या कर रहा है? इंस्पायर कर रहा है। दैट मीन्स सब्जेक्ट क्या कर रहा है? वर्ब कर रहा है, क्रिया कर रहा है। इस वजह से हु यहाँ पर एज ए क्या हो रहा है? सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। अब क्लियर है? यस क्लियर है अब? हाँ, थोड़ा सोचते तो फिर हो जाता। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर। तो वो है आपका हुज। हुज, हुज मतलब किसका? हुज मतलब इसका किसका है? बोलने में इतना परेशानी क्यों हो रहा है भाई? किसका? ओके, किसका। किसका होगा? मेरा होगा। और किसका? मेरा। अरे हिंदियों कैसे लिखा रहा है? इरेजर का। हाँ ठीक है, किसका। हुज मतलब किसका। चलिए इसको देखते हैं कि किसको ये रेफर करता है। हाँ, हुज मतलब किसका। स्टार्टिंग में ही आपको हमने बताया था ये क्या बात करता है? पोसेशन के बारे में बात करता है। पोसेशन का मतलब मालिकाना हक। और किसके पोसेशन? पीपल भी अपना पोसेशन दिखा सकता है, एनिमल भी अपना पोसेशन दिखा सकता है, और थिंग्स भी अपना पोसेशन क्या कर सकता है? दिखा सकता है। पोसेशन मतलब समझते हैं? मालिकाना हक। कोई भी किसी का मालिक मतलब होता है। जैसे आप अपने किताब के मालिक आप हैं, है ना? आप अपने रूम के मालिक आप हैं, आप अपने कपड़े के आप मालिक हैं। तो यू पोसेस दैट। अगर आपने एक पेन खरीदा तो वो आपकी पेन है, तो दैट मीन्स यू पोसेस दैट पेन। आपका कुछ चीज है तो आप सीधे बोल सकते दिस इज माइन। बोलने से आप एक एडवांस लेवल बोल सकते हैं कि दिस इज आई पोसेस दिस। ठीक है, आई पोसेस, POSSES, आई पोसेस दिस, दैट मीन्स इस चीज का मालिक मैं हूं। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? पोसेशन को। ध्यान में रखिएगा, मतलब मालिकाना हक। क्लियर है हम लोग इधर पे? एग्जाम्पल चेक करें। ओके, एग्जाम्पल चेक करते हैं। एग्जाम्पल है द आर्टिस्ट हुज पेंटिंग्स आर फेमस, है ना? अब यहाँ पर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसे साफ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किनके बारे में? पेंटिंग के बारे में। आर्टिस्ट के बारे में नहीं, हम बात कर रहे हैं पेंटिंग्स के बारे में। पेंटिंग्स आर फेमस, पेंटिंग्स आर फेमस लिव्स नियर बाय। अब यहाँ पर आर्टिस्ट भी यहाँ पर, इतना को छोड़ दो सिर्फ,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक पेंटिंग्स आर फेमस। तो कौन सा पेंटिंग फेमस है? द आर्टिस्ट हुज पेंटिंग, जो भी पेंटिंग है वो पेंटिंग किनका है? आर्टिस्ट का है। और वो आर्टिस्ट कहाँ रहता है? यही कहीं बगल में, आपके घर के बगल में, झांक के देखना शायद मिल जाए। खैर, यहाँ पर हम पेंटिंग के मालिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेंटिंग का मालिक कौन है? आर्टिस्ट, है ना? तो आप बोल सकते हैं द आर्टिस्ट हुज पेंटिंग आर फेमस लिव्स नियर बाय। आप चाहे तो और कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। कोई सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो बोलिए, इसी तरीके का सेम, जिसमें आपको हुज लगा हुआ हो। आई, या तो फिर मैं लिखता हूं आई सो अ मैन, सो अ मैन, ठीक है, सो अ मैन हुज हुज whose shirt was torn। अब यहाँ पर हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसका शर्ट क्या था? फटा हुआ था, है ना, टॉर्न था उनका। तो अब यहाँ पर हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और उसका मालिकाना हक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसके जरिए? इस शर्ट के जरिए। तो शर्ट के मालिक कौन है? अ मैन। अ मैन मतलब यहाँ पे अब जनरलाइज क्या बोलते हैं, पैसा तो नहीं कर रहे हैं। 10 minute break।